मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। डेट है आज की 30 नवंबर। तो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है जैतापुर का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, जो कि महाराष्ट्र में बनने वाला है। तो अगर ये बनकर तैयार हो जाता है तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन होगा। उसके बाद हम पोषण ज्ञान के बारे में देखेंगे, जिसको लॉन्च किया है नीति आयोग ने। और उसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश ट्राइबल आउटरीच प्रोग्राम के बारे में। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रप्शन ऑफ पार्लियामेंट। तो रिसेंटली क्या हुआ था कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि पार्लियामेंट में जो है ज़्यादातर अधिकतर टाइम में पार्लियामेंट जो है वो डिस्टर्ब होती रहती है, जिसकी वजह से एक अच्छा जो है डिबेट या डिस्कशन जो है वो नहीं हो पाता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नोरो वायरस के बारे में, और लास्ट में हम देखेंगे गल्फ ऑफ एडन के बारे में। तो चलिए डिस्कशन जो है स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा जैतापुर का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। देखिए, ये कहा जा रहा है कि अगर ये प्रोजेक्ट तैयार होता है, तो ये वैसे महाराष्ट्र में जो है बन रहा है। तो अगर ये टाइम से तैयार होता है अगर जैतापुर प्रोजेक्ट, तो ये जो है इसकी जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की, वो 9,900 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट कर सकता है। तो ये पूरे वर्ल्ड में जो है ये सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग स्टेशन ये बन जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं कुछ पॉइंट्स। तो देखिए, जैतापुर प्रोजेक्ट जो है ये अभी प्रपोज में चल रहा है, ठीक है, अभी प्रपोज में है। और उसके अलावा देखेंगे तो ये जो बनाने का जो काम है, तो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसको जो है प्रपोज किया गया है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये मधुबन विलेज में बनेगा, जो कि रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसमें इस प्रोजेक्ट को जो है एक तरह से टेक्निकल जो सपोर्ट मिल रहा है, टेक्निकल तरीके से जो सपोर्ट किया जा रहा है वो किया जा रहा है फ्रांस के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में फ्रांस जो है वो एक टेक्निकल सपोर्ट जो है प्रोवाइड कर रहा है इंडिया को। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे 6 यूरोपियन जो है प्रेशराइज्ड रिएक्टर्स जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं, और डिज़ाइन करने का काम किया है फ्रेमाटोम ने। तो फ्रेमाटोम जो है इसको पहले इसका नाम था एरेवा, ठीक है। तो ये एक फ्रांस की कंपनी है। तो फ्रेमाटोम के द्वारा जो है ये 6 रिएक्टर्स है वहाँ पे प्रेशराइज्ड रिएक्टर्स, तो उनको फ्रेमाटोम के द्वारा जो है वो डिज़ाइन किया जाएगा। और देखिए, हर जो रिएक्टर होगा उसके पास ये कैपेसिटी होगी, वो 1650 मेगावाट की जो बिजली है वो पैदा कर सकता है। तो इसीलिए 6 रिएक्टर हैं, टोटल जो है वो 9,900 मेगावाट तक की बिजली यहाँ उत्पन्न हो सकती है। और ये थर्ड जनरेशन के प्रेशराइज वाटर रिएक्टर्स हैं। और इनको देखिए, जो बनाने में जो कॉस्ट आ रहा है वो करीब करीब जो है 20 करोड़ के आसपास का आ रहा है, ठीक है, पर मेगावाट इलेक्ट्रिक पावर कंपेयर्ड विद 5 करोड़ पर मेगावाट इलेक्ट्रिक पावर। तो देखिए, जो कोल के द्वारा जो पावर स्टेशन चलाया जाता है, जो कोयले से जो बिजली उत्पादन होती है, उसमें करीब करीब 5 करोड़ के आसपास खर्चा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेगावाट की बात हो रही है कि 1 मेगावाट अगर इलेक्ट्रिसिटी बनाना है तो करीब करीब 5 करोड़ का खर्चा आता है। लेकिन यहाँ पे जो है पर मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बन रही करीब करीब 20 करोड़ के आसपास में, ठीक है। अब देखिए, जो कि यहाँ फ्रांस की जो है फ्रांस से इसको एक तरह से सपोर्ट मिल रहा है एज ए लोन जो है। और लोन की गारंटी जो है ये एक फ्रांस की कंपनी है जो कि लोन दे रही है। तो ये जो फ्रेमाटोम है, तो इसी के द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। और फ्रेंच के एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है इस प्रोजेक्ट को जो है लोन दिया जा रहा है। और लोन की गारंटी जो है वो फ्रेंच की सरकार और इंडिया की जो गवर्नमेंट है, वो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है, फ्रेंच और इंडिया गवर्नमेंट दोनों की। अब बात करें कि इस प्रोजेक्ट के साथ क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो देखिए, पहला तो ये है कि एक तरह से ये बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए अगर जो भी न्यूक्लियर यहाँ काम होता है, तो उसकी वजह से जो है वहाँ के आसपास रहने वालों पे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है, या जो भी न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होगा तो वो भी ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो ये सब चीज़ें कही जा रही हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं, liability for nuclear damage. The lack of clarity on the civil liability for nuclear damage bill 2010 passed in Indian Parliament August 10 is a hurdle in finalizing deal. तो देखिए, जो सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज बिल है जो कि 2010 में पास किया गया था, इस एक्ट को इस बिल को जो है एक हर्डल बताया जा रहा है। क्योंकि जो सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज बिल है 2010 का, वो ये कहता है कि वो एक तरह से जो है एक लीगल बाइंडिंग लगाया जाता है, ठीक है। लीगल बाइंडिंग लगता है कि मीन्स कि अगर मान लीजिए कोई भी दुर्घटना होती है, तो वो जो भी केस करने का जो काम होगा वो विक्टिम्स नहीं करेंगे, ठीक है।
विक्टिम जो है किसी को स्यू नहीं कर सकते कोर्ट में, वो केवल जो NPCIL है, तो NPCIL के पास ये पावर होगी कि वो जो है मैन्युफैक्चरर को या सप्लायर को जो स्यू कर सकता है। जो विक्टिम्स हैं उनके पास ये अथॉरिटी नहीं होगी कि वो किसी को जो है स्यू कर सकें। तो ये इसके साथ जो है एक इशू जुड़ा हुआ है। उसके साथ देखेंगे तो क्लियरेंस का भी कुछ इशू है, क्योंकि जो भी इन्वामेंटलिस्ट हैं, जो भी मीन्स इन्वामेंट एक्टिविस्ट हैं, तो उनके द्वारा जो है इसका विरोध किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट को लेकर के। और उसके अलावा देखेंगे तो जो महाराष्ट्र का स्टेट है, तो उसका लैंड का जो एक्विजिशन का काम है, सरकार ने लोगों की जो ज़मीन है वो 2010 में ही ले ली थी, लेकिन अभी तक जो है सबको उसका कंपनसेशन जो है वो लोगों को नहीं मिला है। ठीक है, सबको जो है पैसे नहीं मिले हैं उस ज़मीन के। तो ये भी बताया जा रहा है कि ये भी एक क्लियरेंस इशू हो सकता है। उसके अलावा देखेंगे तो एरिया की सिस्मिसिटी मीन्स वहाँ पे भूकंप आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसकी वजह से बता रहा है, क्योंकि वो एक सिस्मिक सेंसिटिव एरिया है। ठीक है, तो अर्थक्वेक का वहाँ खतरा ज़्यादा है, और जिस जिस जगह पे वो बना हुआ है वो ज़ोन 3 में आता है। तो ज़ोन 3 जो है वो मॉडरेट रिस्क जोन में आता है। तो इसीलिए जो है इस चीज़ से मीन्स एक तरह से ये भी कमी बताई गई है इसमें। उसके अलावा देखेंगे तो वहाँ 2 मेजर क्रिक्स जो है वो भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इसके क्लियरेंस के टाइम जो है इस चीज़ को इग्नोर किया गया है। उसके अलावा देखेंगे तो जो न्यूक्लियर वेस्ट जो इससे निकलेगा, जब भी बिजली उत्पादन होगा, तो करीब करीब 300 टन के आसपास जो है हर साल न्यूक्लियर वेस्ट जो है 300 टन के आसपास इससे मीन्स जनरेट होगा। तो वो जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको रिसाइकिल किया जाएगा, या उसको कैसे रिमूव किया जाएगा, या उसको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, तो इसके बारे में भी जो है कोई जानकारी हमें नहीं जानने को मिल रही है। तो यही सब जो है इस प्रोजेक्ट के साथ जो इश्यूज़ वगैरह वो जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोषण ज्ञान। तो देखिए, पोषण ज्ञान जो है वो एक नेशनल डिजिटल रिस्पोर्टिव ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है। मीन्स कि ये एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जहाँ पे आप न्यूट्रिशन और हेल्थ से संबंधित जो है वो जानकारी ले सकते हैं। इसको लॉन्च किया है नीति आयोग ने। ठीक है, और नीति आयोग के साथ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, और साथ में सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज, अशोका यूनिवर्सिटी। तो नीति आयोग, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और अशोका यूनिवर्सिटी के साथ जो है मिलके ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। और उसके अलावा देखेंगे तो इसमें जो है 14 ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज़ को कवर किया गया है जो कि हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो कई लैंग्वेजेस में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, कई ऑडियंस को ये टारगेट कर रहा है, तो आपको कई लैंग्वेजेस में जो है पोषण का जो ज्ञान है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, वो आप उसको रीड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, तो देखिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में एक जो है एक मास ट्राइबल आउटरीच प्रोग्राम जो है वो उसकी शुरुआत कर दी है। और देखिए ज़्यादातर जो मध्य प्रदेश में जो ट्राइब्स हैं इंपॉर्टेंट, वो भिल्स हैं और गोंड्स हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं मध्य प्रदेश की। तो इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो स्टेट जो है देखिए क्या क्या कर रहा है इसमें। तो पहले जो है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज़ एक्ट 1996 को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसकी वजह से जो यहाँ के लोग हैं, जो भी ट्राइब्स हैं, भिल्स या गोंड, जो भी यहाँ ट्राइब्स रहते हैं, वो अपना एक सेल्फ गवर्नेंस का काम कर सकते हैं। मीन्स वहाँ ग्राम सभा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज़ एक्ट 1996 के अंतर्गत जो है यहाँ ग्राम सभा का गठन किया जाएगा, ताकि वो जो ट्राइबल्स हैं वो भी अपना खुद का एक सेल्फ गवर्नेंस जो है वो कर सकें। उसके अलावा जो महुआ होता है, जो कि एक ड्रिंक होता है, ठीक है, तो ये जैसे अल्कोहल टाइप का ही ये ड्रिंक है, नशीला पदार्थ है, तो उसको लीगलाइज़ करने की बात हो रही है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि इसको एज ए हेरिटेज लिक्वर जो है वो सोल किया जाएगा, क्योंकि जो ये ट्राइब्स वगैरह यहाँ के थे तो वो ये महुआ ड्रिंक ही बनाने का काम करते थे ज़्यादातर। तो इसी को लेकर के इनके ऊपर कई केसेस वगैरह रजिस्टर किए गए हैं। सरकार द्वारा ये भी कहा गया है कि ऐसे जो केसेस हैं उनको जो है वो विड्रॉ कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए ये भी बात हुआ है कि जो भी फूड ग्रेन्स वगैरह हैं, तो 89 ट्राइबल ब्लॉक्स में फूड ग्रेन को जो है एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लोगों तक पहुंचाया जाएगा। वो भी होम डिलीवरी का जो प्रोसेस है उसके थ्रू होम डिलीवरी की जाएगी फूड ग्रेन्स की। ठीक है, अंडर PDS सिस्टम, जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो उसके अंतर्गत जो है 89 ट्राइबल्स ब्लॉक को जो है ये फूड ग्रेन्स दिए जाएंगे। उसके अलावा जो छिंदवाड़ा की जो यूनिवर्सिटी है, तो उसका नाम जो है शंकर शाह के नाम पे कर दिया जाएगा। और शंकर शाह जो हैं वो सुमेर शाह के पुत्र हैं, और सुमेर शाह जो थे वो लास्ट रूलर थे गरहा किंगडम के। ठीक है, जो कि गोंड रूल के अंडर में आता था। उसके अलावा जो रेलवे स्टेशन है उनको भी जो है कुछ बस स्टॉप्स का भी नाम चेंज किया गया तात्या भील के नाम पे। उसके अलावा देखेंगे तो एक मेडिकल कॉलेज है मांडला में, तो
उसका भी नाम चेंज किया गया है राजा हृदय शाह लोधी के नाम पे, ठीक है, जो कि कहा जाता था कि वो काशी से आए थे और बाद में आके यहाँ बुंदेलखंड के इलाके में जो है वो आके सेटल हो गए। और उनके जो एंसेस्टर थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया अपना किंगडम जो है दामो के इलाके में, जो कि गोंड रूल के अंडर में आता था। उसके अलावा जो भोपाल का हबीबगंज स्टेशन था, तो हबीबगंज स्टेशन का नाम जो है चेंज करके रानी कमलापति के नाम पर रख दिया गया है। अब रानी कमलापति स्टेशन नाम है उसका। तो और उसके अलावा क्या किया गया है देखिए, तो राजा संग्राम शाह अवार्ड जो है वो स्टार्ट किया गया है। मींस ये अवार्ड उनको दिया जाएगा जिनकी आर्ट या जो कल्चर होगी वो अच्छा होगा, ठीक है। तो बेस्ट वर्क इन ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर में राजा संग्राम सिंह अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। राजा संग्राम सिंह जो थे वो 40th गोंड रूलर थे गरहा किंगडम के, ठीक है। तो ये 48वें जो है गोंड शासक थे गरहा किंगडम के। बात करते हैं रानी कमलापति के बारे में। तो देखिए रानी कमलापति जो थी ये निज़ाम शाह की पत्नी थी, ठीक है। तो ये जो है उस समय गिन्नौरगढ़ में रहती थी, जो कि भोपाल से 55 किलोमीटर है, और ये 18th सेंचुरी की बात है। तो रानी कमलापति हैं, इनको जाना जाता है अपनी ग्रेट ब्रेवरी के लिए, क्योंकि अपनी हस्बैंड की मृत्यु के बाद जब इनकी हस्बैंड की जब हत्या कर दी जाती है, तो उसके बाद जो है ये अपने किंगडम को ये खुद संभालती हैं, खुद बचाती हैं। तो ये बहुत ब्रेवली जो है फाइट करती हैं। और कमलापति जो थी वो लास्ट हिंदू क्वीन थी, आखिरी हिंदू रानी थी भोपाल की, जिन्होंने वाटर मैनेजमेंट को लेकर के काम किया है। उसके अलावा कई पार्क्स वगैरह और टेम्पल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कराए हैं। तो इन्हीं के नाम पे जो है स्टेशन का नाम रखा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसरप्शन इन पार्लियामेंट। तो देखिए मेन इशू क्या है कि चीफ जस्टिस जो है हमारे हैं एन वी रमना, इन्होंने रिसेंटली जो है एक ये कंप्लेन करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में जो है वो डिबेट्स नहीं होते हैं। आजकल डिबेट बहुत कम हो रहा है, पार्लियामेंट जो है बार बार डिस्टर्ब हो जा रही है। ये भी उन्होंने कहा कि सॉरी स्टेट फॉर अफेयर्स कि हम आपके मैटर में इंटरफेयर करें, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन ये बात यह है कि इनके द्वारा ये कहा गया कि जो क्वालिटी डिबेट्स होती हैं, क्वालिटी डिबेट्स अगर नहीं होंगी हाउसेज़ में, तो एक तरह से जो कोर्ट पे बर्डन है वो बढ़ेगा, ठीक है। अगर किसी मुद्दे पे किसी लॉ को लेकर के डिबेट नहीं की जाती है, तो सीधी सी बात है कि एक तरह से जो डेमोक्रेसी है उसका कोई मतलब नहीं रहता। कि उस लॉ पे जब डिबेट ही नहीं होगा, सीधे केवल कानून पारित कर दिया जाता है, तो क्या मतलब है उसका, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो कोर्ट पे बर्डन है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोर्ट में जाएंगे केस करने के लिए उस मुद्दे को लेकर के। तो इसी के बारे में है। और भी ये भी कहा गया कि जो बेस्ट वे है इस चीज़ को काउंटर करने का, और लेजिस्लेचर जो है वो अच्छे से फंक्शन कर सके, तो उसका मेन जो चीज़ है वो ये है कि डिबेट्स जो हैं पार्लियामेंट्स में वो होने चाहिए। जितनी ज़्यादा डिबेट्स होंगे उतना ही एक अच्छा लॉ हमें देखने को मिलेगा। और ये लेजिस्लेचर के फंक्शनिंग के लिए भी जो है विधायिका के फंक्शनिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं कि क्या मेन कंसर्न है इसको लेकर के। तो देखिए जो पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च है पीआरएस, तो उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि जो 15वां लोकसभा था, ठीक है, तो 15वां लोकसभा में हमें कई डिसरप्शन देखने को मिले, ठीक है, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में। जैसे कि 61% लोकसभा में हुए थे करीब करीब, और 66% जो है वो राज्यसभा में हमें देखने को मिले थे अपने टाइम से, ठीक है। तो जितना हाउस चलता है उसका 61% जो है लोकसभा में डिस्टर्बेंस रहा, और 66% रहा राज्यसभा में। दूसरी पीआरएस रिपोर्ट जो है वो कहती है कि 16वें लोकसभा में जो है 16% जो है उसके उनके शेड्यूल टाइम का डिस्टर्बन हुआ, 16% वहाँ डिस्टर्बन देखने को मिला। और ये कहा गया कि 15वीं लोकसभा से तो अच्छा था, क्योंकि 15वीं लोकसभा में 37% था और यहाँ केवल 16% था। लेकिन तब भी जो 14वीं लोकसभा थी उससे ख़राब माना गया, क्योंकि 14वीं लोकसभा में सिर्फ 13% डिस्ट्रप्शन था, और वही जो है 15वीं में 37% हो गया, और 16वीं में जो है 16% था। हम देखें तो राज्यसभा में 36% देखने को मिला है, और 15वीं और 14वीं लोकसभा में 15वीं में देखने को ये मिला है कि वहाँ 32% डिस्ट्रप्शन हुआ है, और 14वीं में 14% डिस्ट्रप्शन था। तो हमें ये एक तरह से ये देखने को मिल रहा है कि डिबेट से ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रप्शंस ही होते रहते हैं पार्लियामेंट में। अब इन डिस्ट्रप्शन का कारण क्या है? तो जैसे कि जो भी कंट्रोवर्शियल मैटर्स होते हैं उस पर डिस्कशन जब होता है, या कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस जो लोगों के इम्पोर्टेंट के लिए जो मुद्दे होते हैं उस पर जब कोई डिबेट वगैरह होती है, तो वहाँ पे पार्लियामेंट या लोकसभा या राज्यसभा जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसके अलावा जो भी रूलिंग पार्टी वगैरह है तो कभी कभी वो भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं उस चीज़ के लिए। और एक तरह से जो डेडिकेटेड टाइम है उसकी कमी की वजह से भी होता है, क्योंकि डिस्कशन जो है वो मीन्स ज़्यादा शुरू पहले होता नहीं है, तो उसके लिए टाइम भी नहीं मिल पाता है। उसके अलावा देखेंगे तो
जो डिसिप्लिनरी पावर्स है तो उसकी भी कमी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। और उसके बाद लास्ट बताया गया पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से भी ये सब चीज़ें जो हैं वो होती हैं। अब क्या करने की ज़रूरत है? तो टू कर्ब डिसऑर्डर इन पार्लियामेंट देयर इज़ अ नीड फॉर स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द एमपी एंड एमएलए। तो ये कहा गया कि अगर इस चीज़ को सुधार लाना है तो एक जो है मीन्स कोड ऑफ कंडक्ट जो है बनाने की ज़रूरत है और उसको स्ट्रिक्टली कड़े तरीके से इन्फोर्स करने की आवश्यकता है। ठीक है, तभी इस चीज़ को थोड़ा कम किया जा सकता है। और उसके अलावा जो चेयरपर्सन है उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। जो भी एमपी वगैरह डिस्टर्ब करते हैं ज़्यादा हाउस ऑफ कंडक्ट, जो हाउस के जो बिज़नेस है उसको अगर उसकी तौहीन करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, उनको जो है उस एमपी को, चेयरपर्सन को सस्पेंड करना चाहिए। ठीक है, मीन्स लोकसभा या राज्यसभा के जो स्पीकर हैं तो उनको इस सस्पेंशन का काम जो है वो करना चाहिए। उसके अलावा the government of the day needs to be more democratic and allow the opposition to put their ideas in free manner। उसके अलावा ये कहा गया कि सरकार को जो है थोड़ा डेमोक्रेटिक वे में सोचने की आवश्यकता है, कि अपोजिशन को भी मौका दिया जाए कि वो अपने जो उनके विचार हैं वो अपने अपने विचारों को व्यक्त कर सके उनके सामने भी। ठीक है, क्योंकि देखिए जब अपोजिशन भी थोड़ा स्ट्रांग होगा तभी डेमोक्रेसी का मतलब है। कोई भी बिल आया, अगर उस पर कोई डिबेट ही नहीं होती, वो सीधे सीधे पास होता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। उस बिल पे जो डिबेट होना आवश्यक है, डिबेट होनी चाहिए। तो उस डिबेट से क्या होता है कि जो उसका फ्रूट आएगा ना वो बहुत निखर के आएगा। ए productivity meter could be created which could take into consideration the number of hours that were wasted on disruption। उसके अलावा एक प्रोडक्टिविटी मीटर जो है वो बनाया जाना चाहिए जो कि ये देखेगा कि कितने घंटे जो है हाउस जो है में काम नहीं हुआ, डिबेट नहीं हुआ, कितने घंटे हाउस डिस्टर्ब रहा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देने के लिए एक प्रोडक्टिविटी मीटर की भी आवश्यकता है, जो कि जो हाउस की वो जो वर्किंग है, डे टू डे वर्किंग दोनों हाउसेस की, उनको मॉनिटर कर सके। तो ये भी चीज़ जो होगा ये अच्छी चीज़ होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे नोरो वायरस के बारे में। तो रिसेंटली जो है देखिए 13 नोरो वायरस के केसेस देखने को मिले हैं केरला में। एंड कर्नाटका है साउंडेड एन अलर्ट इन द बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स। और कर्नाटका ने जो है अलर्ट जारी कर दिया है अपने आसपास के ज़िलों में, जो कि कोडगू है और दक्षिण कन्नड़ा है। तो नोरो वायरस जो है वो भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। देखिए नोरो वायरस जो है वो सिमिलर है जैसे रोटा वायरस होता है। तो ये मेनली उसका सिम्टम है वो डायरिया की तरह है, जो रोटा वायरस में हमें देखने को मिलता है वही चीज़ें हैं इसमें। और ये ग्रुप ऑफ वायरस है जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस को जो है वो कॉज करता है। ठीक है, तो नोरो वायरस जो है वो क्या कॉज करता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस कॉज करता है। ये मोस्ट कॉमन देखिए ये मोस्ट कॉमन पैथोजन है, जो कि एक तरह से जो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उसमें जलन सी होने लगती है। ठीक है, तो एज ए इन्फ्लेमेशन जो है ये स्टमक और इंटेस्टाइन में ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये WHO के द्वारा बताई गई हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स वगैरह हैं। तो देखते हैं, जैसे कि वोमिटिंग आती है, उल्टी आना या डायरिया, दस्त वगैरह होना, विच शोज़ अप 1 और 2 डेज़ आफ्टर एक्सपोजर टू द वायरस। तो अगर वायरस के कांटेक्ट में आते हैं तो 1 या 2 दिन के अंदर जो है हमें वोमिटिंग या डायरिया देखने को मिलता है। उसके अलावा नोसिया सा फील होता है और एब्डोमिनल पेन होता है, फीवर, हेडेक, बॉडी एक्स। ठीक है, तो बुखार हो जाता है, सर में दर्द या बदन दर्द होता है। और एक्सट्रीम केसेस में जो होता है लॉस ऑफ फ्लूइड कुड लीड टू डिहाइड्रेशन। और ज़्यादा जो है वोमिटिंग होने से या डायरिया होने से जो है डिहाइड्रेशन का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और यहाँ देखिए कुछ और भी इफेक्ट हम देख सकते हैं बॉडी के। देखिए माइल्ड फीवर देखने को मिलता है, या ठंडी लग के चिल करके बुखार आता है, ठंडी लग के बुखार आता है। और उसके अलावा हेडेक होता है, वोमिटिंग, स्टमक पेन और एब्डोमिनल क्रैम्प्स वगैरह होते हैं, बॉडी में दर्द होता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये नोरो वायरस के सिम्टम बताए गए हैं। अब इसकी स्प्रेड की बात करते हैं। तो ये देखिए डिजीज़ आउटब्रेक टिपिकली अकर अब्रॉड क्रूज शिप्स इन नर्सिंग होम्स, डॉर्मेटरीज एंड अदर क्लोज प्लेसेस। तो देखिए ये कहीं ना कहीं जो है इसका जो आउटब्रेक हुआ था वो किसी क्रूज शिप्स के बताया जाता है कि किसी क्रूज शिप से या किसी नर्सिंग होम या डॉर्मेट्री से जो है यहाँ से हुआ था। ये जो है हाईली कंटेजियस है और ये नॉर्मली एक आपके फूड से, आपके कपड़े से या आपके किसी सरफेस से भी ट्रांसफ़र हो सकता है। ये कंटेजियस है। ठीक है, तो कंटेजियस का मतलब है ये फैल सकता है, छुआछूत से भी जो है ये चीज़ फैल सकती है। और जिसका प्राइमरी रूट है ये ओरल या फीशियल है। ठीक है, तो ओरल और फेशियल रूट उसका प्राइमरी रूट है। और एक आदमी, एक पर्सन जो है वो कई बार इस वायरस से इन्फेक्ट हो सकता है, क्योंकि इस वायरस की कई स्ट्रेन्स हैं। तो अलग अलग स्ट्रेन्स के द्वारा जो है कई बार उसको इन्फेक्शन हो सकता है।
देखिए नोरो वायरस जो है वो रेजिस्टेंस भी है टू मैनी डिसइंफेक्टेंट्स एंड कैन हीट अप टू 60 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर मियरली स्टीमिंग फूड और क्लोरिडिंग वाटर डज नॉट किल द वायरस। देखिए करीब करीब 60 डिग्री सेल्सियस तक जो है ये तापमान जो है नोरो वायरस सह सकता है। इसीलिए अगर हल्का गर्म कोई भी खाना है या पानी है तो वो वायरस को नहीं मार सकता। द वायरस कैन ऑल्सो सर्वाइव मेनी कॉमन हैंड सैनिटाइजर्स। उसके अलावा जो आम हैंड सैनिटाइजर्स हैं उसका भी कोई असर इस वायरस पे नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। देखिए जो ये डिजीज़ है ये सेल्फ लिमिटिंग है, मतलब कि द इन्फेक्शन इवन दो इट टेक्स लॉट आउट ऑफ द पेशेंट नॉर्मली लास्ट ओनली 2 और 3 डेज। ठीक है, ये भी कहा जा रहा है कि केवल 2 से 3 दिन रहता है। एंड मोस्ट इंडिविजुअल्स हु आर नॉट वेरी यंग, वेरी ओल्ड और माल नरिश कैन राइड इट आउट विद सफिशियंट रेस्ट एंड हाइड्रेशन। और भी कहा गया है कि सफिशियंट रेस्ट और हाइड्रेशन से जो है मीन्स अपने बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट करते रहिए, पानी पीते रहिए, तो उसकी वजह से भी जो है हम इस डिजीज़ को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लिमिट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे गल्फ़ ऑफ एडन की। तो देखिए गल्फ़ ऑफ एडन, जिसको हम गल्फ़ ऑफ बर्बरा भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये एक डीप वाटर गल्फ़ है जो कि यमन और अरेबियन सी के पास पड़ता है। ठीक है, तो यमन जो है हमें वो नॉर्थ में देखने को मिलेगा, तो यमन जो है वो इसके नॉर्थ में है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि ये गल्फ़ ऑफ एडन है और ये यमन है। ठीक है, और अरेबियन सी जो है इसके ईस्ट में है, तो अरेबियन सी इसके हमें ईस्ट में देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये अरेबियन सी है। और डिजिबुटी टू द वेस्ट, और डिजिबुटी जो है वो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो हमें वेस्ट में देखने को मिल रहा है। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे है डिजिबुटी और गोराफुई चैनल, तो गाडफुई चैनल जो है वो गाडफुई चैनल भी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। गाडफुई चैनल ये रहा। उसके बाद देखेंगे तो स्कोट्रा है जो कि यमन में पड़ता है। ठीक है, तो स्कोट्रा भी जो है वो यमन में पड़ता है। एंड सोमालिया टू द साउथ, और साउथ में देखेंगे तो सोमालिया देखने को मिल रहा है। देखिए नॉर्थ वेस्ट में ये कनेक्ट करता है रेड सी थ्रू द बैब एल मंडेब स्ट्रेट। तो बैब एल मंडेब स्ट्रेट से जो है ये गल्फ ऑफ एडन जो है ये बैब एल मंडेब स्ट्रेट से जो है वो कनेक्ट करता है। एक मिनट क्लियर से यहाँ से देख लेते हैं। तो ये बैब एल मंडेब है। ठीक है, तो बैब एल मंडेब ये रहा गल्फ ऑफ एडन, ये कनेक्ट करता है रेड सी को, तो ये एक स्ट्रेट है। ठीक है, स्ट्रेट उसको बोलते हैं जो दो ओशंस को या सीज को जो कनेक्ट करे। तो देखिए ये बैब एल मंडेब स्ट्रेट से जो है ये दोनों कनेक्ट होता है विद अरेबियन सी टू द ईस्ट, टू द वेस्ट इट नैरोज इनटू द गल्फ ऑफ तजुरा इन डिजिबुती। तो गल्फ ऑफ तजुरा जो है वो डिजिबुती में पड़ता है। तो मेनली जो है ये गल्फ ऑफ एडन को और रेड सी को जो कनेक्ट करने का काम करता है वो है बैब एल मंडेब, तो ये जो है उसको कनेक्ट करता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।